हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन भी एकदम अच्छी चल रही होगी। सो आज हम बात करते हैं कि अभी क्या क्या टॉपिक्स मैं पढ़ रही हूँ फिलहाल इस टाइम पर, क्योंकि एक दो दिन से व्लॉग नहीं आया तो हम इस बारे में भी बात नहीं कर पाए कि मैं क्या क्या टॉपिक्स पढ़ रही हूँ। तो अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल इस टाइम पर मैं सिर्फ रीजनिंग और जीएस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जीएस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं। एक्चुअली में इस वाली बुक से हम पढ़ रहे हैं, जो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ये वाली बुक मंगाई हुई थी। तो इसमें मैं ये वाला पार्ट पढ़ रही थी इसका, जो कि है ज्योग्राफी वाला पार्ट। ज्योग्राफी वाले पार्ट में लास्ट हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट तक पढ़ लिया था और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पढ़ा है मैंने। और अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बाद जितना भी इस बुक के अंदर ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। वैसे तो हम पढ़ते 5-5 चैप्टर्स मतलब 5-5 पेजेस एक दिन में पढ़ते हैं, लेकिन मैंने ज्योग्राफी वाला पार्ट पूरा पढ़ लिया क्योंकि मुझे ज्योग्राफी थोड़ा ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट पूरा कर लिया है। तो अगर मैं बात करूँ इस बुक में ज्योग्राफी वाला चैप्टर इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए मैंने ये वाला कम टाइम में पूरा हो गया था। तो ज्योग्राफी वाले चैप्टर को पढ़कर तो मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ा अच्छा खासा मतलब ठीक से पढ़ा, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे से हो जाएगा। लेकिन जब मैंने पॉलिटी वाला पार्ट पढ़ा था तो उसको पढ़ने के बाद मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझसे हो पाएगा सही से। लेकिन इसका जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है ये काफी अच्छे से हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं है, छोटा पार्ट नहीं था, ज्योग्राफी वाला भी काफी बड़ा पार्ट था। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैंने सिर्फ एक पेज पढ़ा था, वो था इंडियन इकोनॉमी का। तो स्टार्टिंग के 1 से 2 जो पेजेस हैं इसके इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट के तो काफी इजी से हैं, समझ में आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट सा है, बहुत ज्यादा चीजें हैं याद करने वाली जो है। पंचवर्षीय योजनाएं, जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इस तरह से ये सारी चीजें हैं। तो मैंने इसके सिर्फ इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट के सिर्फ 2 पेज पढ़े हैं अभी तो। और क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, क्योंकि 10th 12th में भी सब साइंस वगैरह था, तो ये वाला पार्ट पढ़ने का कभी टाइम नहीं मिला। तो मुझे लग रहा है कि मैं पहली बार ही पढ़ रही हूँ बिल्कुल इकोनॉमी वाला पार्ट, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट और थोड़ा अलग सा लग रहा है, अजीब सा। तो थोड़ी तो धीरे धीरे इसकी आदत पड़ेगी इस वाले पार्ट को पढ़ने की, क्योंकि अभी थोड़ा समझने में भी टाइम लग रहा है मुझे इकोनॉमी वाला पार्ट। लेकिन अभी फिलहाल यही वाला इसके 5 पेजेस पढ़ने हैं मुझे, तो अभी तो यही चल रहा है इस बुक के अंदर। और इसके अंदर अब ज्यादा चैप्टर्स नहीं बचेंगे अगर मैं बात करूँ तो। इसके बाद स्पोर्ट वाला चैप्टर है और साइंस वाला चैप्टर और कंप्यूटर वाला चैप्टर है, फिर ये चैप्टर्स रह जाएंगे इस बुक के अंदर। इस बुक से क्वेश्चन नहीं मिलते हैं दीदी एग्जाम में। तो अगर मैं बात करूँ ना RWA के, मैंने जितने भी एग्जाम दिए ना, हर एक एग्जाम के अंदर मुझे 1-2 क्वेश्चन इस बुक से देखने को मिलते हैं। अभी मैं आपको लास्ट जो 16 जून को मॉक टेस्ट हुआ है उसका ही बताती हूँ। इसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो इंडिया के जो अंतिम गवर्नर जनरल हुए हैं और पहले जो वायसराय थे वो कौन थे, जो कि लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये वाला क्वेश्चन भी इस बुक के अंदर था। पहले भी काफी बार मैंने देखा है बुक से क्वेश्चन मिलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि बुक से क्वेश्चन नहीं मिलते। तो डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ, शायद हो सकता है इतनी ज्यादा क्वेश्चन ना मिले, लेकिन अगर हम इस बुक को पूरा पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि एग्जाम के अंदर इसके अंदर 4 से 5 क्वेश्चन तो मिल सकता है हमें इस बुक से, अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ याद कुछ नहीं किया और फिर बोल लिया कि बुक से कुछ नहीं आया। बुक से तो क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि बुक से क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि मैंने देखा है जितने भी मैंने RWA के जो दिए हैं मॉक टेस्ट, उसमें जो जीएस वाला पार्ट होता है क्वेश्चन आते हैं, इससे ऐसी बात नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक ये वाली बुक भी है, मैंने कुछ टाइम पहले मंगाई थी मैथ की बुक, फॉर्मूला बुक, लेकिन मैं इसको पढ़ नहीं पाई हूँ अभी। मैंने इसके सिर्फ 1-2 पेजेस पढ़े थे, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम भी नहीं है मेरे पास इतना पढ़ने का इस बुक को, क्योंकि काफी बड़ी बुक है ये। लेकिन मैं इसको एग्जाम के बाद जरूर पढ़ने वाली हूँ एक बार, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्योंकि जितने भी टाइप की फॉर्मूला है ना, मतलब हर एक चैप्टर पर बेस्ड, जितने भी अर्थमेटिक के भी चैप्टर हैं, चाहे फिर वो ट्रिग्नोमेट्री के भी चैप्टर हो। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री वगैरह एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन अर्थमेटिक आता है, तो उससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के लिए बहुत इजी वे में फॉर्मूले बताए गए हैं। तो इसलिए इस वाली बुक को पढ़ने का मेरे पास फिलहाल तो टाइम नहीं है, लेकिन एग्जाम के बाद मैं इस वाली बुक को जरूर पढ़ने वाली हूँ एक बार। तो मैंने 300 रुपए की वाली बुक मंगाई भी थी और अभी तक पढ़ी भी नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि पैसे भी मैंने वेस्ट ही कर दिए। तो एग्जाम के बाद मैं इसको जरूर पढ़ूंगी, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है। वैसे इसमें काफी शॉर्ट ट्रिक से बताया हुआ सर ने, और सर का पढ़ाया हुआ था आपने पढ़ ही रखा है, कितना अच्छा पढ़ाते हैं सर। और एक जो अगर आप सभी को कोई क्लास मिलती है या फिर कहीं यूट्यूब पर या फिर कोई बुक हो अच्छी सी मेंटल एप्टीट्यूड की जिससे अच्छी तैयारी हो सके, तो प्लीज मुझे भी बता देना, क्योंकि मेरी मेंटल एप्टीट्यूड की तैयारी थोड़ी मुझे नहीं लगता ज्यादा अच्छी हो पा रही है। क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर RWA के, मेरे कहीं ना कहीं मतलब कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं ठीक, लेकिन कुछ क्वेश्चन फिर भी गलत होते हैं जो कि मेंटल एप्टीट्यूड वाले पार्ट का होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा मेंटल एप्टीट्यूड वाला पार्ट और नॉन वर्बल रीजनिंग वाला जो पार्ट है ना, उसमें क्वेश्चन ज्यादा मिस्टेक ना हो, मतलब मोस्टली सारे क्वेश्चन ठीक ही हो जाए। मैं ये चाहती हूँ मेंटल एप्टीट्यूड वाला पार्ट और नॉन वर्बल रीजनिंग का, क्योंकि जो वर्बल वाली रीजनिंग होती है मेरी, उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, स्पेशली जो नंबर सीरीज होती है
ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। मैंने काफी प्रैक्टिस भी कर लिया उन सभी की, लेकिन फिर भी वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है। तो अब लास्ट में मेरे पास यही ऑप्शन बचता है कि जो चीजें मैं पढ़ रही हूँ, जैसे कि मेंटल एप्टीट्यूड वाला पार्ट हो गया और नॉन वर्बल रीजनिंग वाला पार्ट हो गया, जो मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है उनको और स्ट्रॉन्ग करूंगी, क्योंकि ये सीरीज वाले क्वेश्चन और फिगर काउंटिंग वाले क्वेश्चन मैं काफी बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन इनमें कुछ भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है। तो इसलिए अब मुझे तो सिर्फ यही लग रहा है कि मुझे अपना मेंटल एप्टीट्यूड वाला पार्ट और नॉन वर्बल रीजनिंग वाला पार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि मैं उसको कवर कर सकूं। क्योंकि ये वाले पार्ट में काफी बार पढ़ चुकी सीरीज, इस तरह की नंबर सीरीज और ये सब सोल्व करना, लेकिन फिर भी मेरी मिस्टेक हो ही जाती है। तो अगर आप, मैं इस वाली बुक से पढ़ भी रही हूँ हालांकि मेंटल एप्टीट्यूड वाला पार्ट, पर ये इतनी छोटी सी है, मैंने इसको पूरा भी पढ़ लिया है और काफी प्रैक्टिस भी कर ली अच्छे से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो अगर आपके पास कोई, आपको पता हो कि कोई यूट्यूब चैनल है अच्छा सा जहाँ पर मेंटल एप्टीट्यूड वाला पार्ट पढ़ाया जा रहा है, या कोई बुक हो, तो प्लीज कमेंट कर देना मुझे भी, क्योंकि मुझे ये वाला पार्ट अच्छे से पढ़ना है थोड़ा सा। तो फिलहाल तो ये वाली चीजें मैं पढ़ रही थी जो मैंने आपको बता दिया है। और अभी मैं बता देती हूँ कि मेरे नोट्स कौन कौन से हैं। जो मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं अपने, जो यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बनाए हुए हैं। कुछ नोट्स जो है यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, लेकिन कुछ मेरे पास पहले से अवेलेबल थे, जो कि मैंने जब अपना सीटेट का एग्जाम दिया था और यूपी टेट का एग्जाम दिया था, उस टाइम पर मैंने जब अपने सभी सब्जेक्ट पढ़े थे, तो उन्हीं के नोट्स थे, उन्हीं से ही काम चल गया था। मैंने कोई अलग से कहीं से बैच भी नहीं लिया यूपी पुलिस। आप में से काफी सारे लोग बोलते रहते हैं कि दीदी आपने कहाँ से बैच लिया और कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो। तो कोई बैच नहीं लिया मैंने, ना ही तो मैंने RW से कोई बैच लिया है, ना एग्जामपुर से लिया है, ना ही रैंकर्स गुरुकुल से लिया है, कहीं से कोई बैच नहीं लिया है। जितने भी अपनी पढ़ाई की अपने नोट्स से की है और यूट्यूब से की है, तो ऐसे ही पढ़ाई कर रही हूँ। और अगर मैं आपको अभी दिखा देती हूँ मेरे पास कौन कौन से नोट्स हैं। कुछ नोट्स हैं मेरे पास, लेकिन बहुत ज्यादा मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, और कुछ नोट्स ना पुराने ही हैं मेरे पास। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने यूपी टेट और सीटेट वगैरह की प्रिपरेशन की थी, उस टाइम पर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, तो सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी बनाए। पहले तो मैं आपको ये वाले नोट्स दिखाती हूँ। ये वाले जो अभी नोट्स हैं, ये हैं एकदम न्यू नोट्स, जो मैं अभी फिलहाल के टाइम पर, अगर कुछ टॉपिक जो मैंने अलग से लिखे हुए हैं, जो मैं अलग से पढ़ रही हूँ, वो वाले टॉपिक्स मैंने अलग से नोट बनाए हुए हैं उनके। तो मैं आपको बताती हूँ, अभी मैंने कुछ रिसेंटली जो अभी टाइम में मैंने पढ़े हैं कुछ टॉपिक्स में बता देती हूँ। एक तो मैंने पढ़ा है नोटबंदी का टॉपिक, जो है डिमोनेटाइजेशन जिसको बोलते हैं, विमुद्रीकरण। ये वाला टॉपिक मैंने अभी पढ़ा है हाल फिलहाल के 2-3 दिनों में, जो लास्ट 2-3 दिन में उसमें ही पढ़ा है मैंने। क्योंकि ये जो कुछ इस तरह के जो टॉपिक्स है ना, ये इस बुक के अंदर नहीं है। जो हमारे पास GS वाली बुक है अंकित भाटी सर की, कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, अगर आपने देखा भी होगा आए हैं इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन, और ये इस बुक के अंदर नहीं है। तो मैंने ये वाले टॉपिक्स अलग से लिखे हुए हैं, तो मैं इनको एक एक सर्च करके यूट्यूब से ही पढ़ रही हूँ। तो मैंने पहला टॉपिक तो पढ़ा था डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के बारे में, और इसके बाद मैंने थोड़ा सा पढ़ा था नोट के बारे में कि किस नोट की डायमेंशन क्या होती है, किस नोट पर कौन सा किसके हस्ताक्षर होते हैं, और किस नोट पर कौन सा चित्र बना हुआ है, मतलब लाल किले का बना हुआ है या मंगलयान का बना हुआ है, तो किस पर क्या बना हुआ है, उसकी डायमेंशन क्या है, उस नोट की कहाँ पर बनते हैं, ये सारी चीजें पढ़ी है इस वाले पार्ट में मैंने। और उसके बाद पुलिस सिस्टम से रिलेटेड जो कुछ धाराएं वगैरह होती हैं, जो कुछ अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो वाला पार्ट पढ़ा है। तो यहाँ तक था ये वाला सभी पार्ट जो मैंने अभी आपको बताया, नोटबंदी वाला और जो नोट के डायमेंशन वगैरह वाला पार्ट। और उसके बाद मैंने पढ़ा था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे के, जिसके 6 पार्ट आते हैं अलग अलग। इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा है। इनका सिर्फ ये तो पढ़ा है कि इनका मुख्यालय कहाँ पर होता है, लेकिन इनको थोड़ा सा और भी डिटेल में पढ़ा है। और उसके बाद पढ़ा था सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, जिसमें अलग अलग ये सभी साइट आ जाती हैं कि इनके संस्थापक कौन है और कैसे कैसे ये काम करती हैं। जैसे आपने देखा भी होगा लास्ट जो एग्जाम हुआ था 17 फरवरी में, उससे उस एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन भी आए हुए थे इस वाले पार्ट के अंदर, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के अंदर। तो इसमें यही सब था कि फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह किस तरह से, कौन इनके संस्थापक हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। और इसके बाद पढ़ा था जो नेक्स्ट जो चैप्टर था, जो नेक्स्ट जो टॉपिक था, जो इस बुक के अंदर आई थिंक नहीं होगा, जो मैंने अलग से पढ़ा है, वो है GST वाला पार्ट। GST से भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं देखने के लिए, तो ये वाला पार्ट अगर आपने भी नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, GST वाला पार्ट जरूरी है। सिर्फ यही था जो मैंने अलग से अभी तो पढ़ा है फिलहाल। और अभी भी मैं कुछ टॉपिक्स हैं जो अलग से मैंने लिखे हुए हैं, उनको सर्च करके अलग अलग पढ़ती रहती हूँ। लेकिन अभी हाल फिलहाल के टाइम में मैंने ये 4-5 टॉपिक्स ही पढ़े हैं, तो इसलिए मैंने आप सभी को बता दिए। और अगर मैं बात करूं तो GS वाले पार्ट में जो मुझे लगता है कि जो मैंने कुछ सब्जेक्ट हैं जो अच्छे से पढ़े हुए हैं, जिसके क्वेश्चन मेरे मोस्टली गलत नहीं होते हैं, जिसमें होता है ज्योग्राफी वाला पार्ट और साइंस वाले पार्ट के क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। और UPGK वाला पार्ट मैंने काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैंने उन सभी को ना थोड़ा ट्रिक से याद किया हुआ है, तो इसलिए मुझे UPGK वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा याद रहता है।
और अगर आपको याद भी हो तो 16 जून के मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आया था कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जितने भी लेखक हैं, जितने भी कवि हुए हैं, उनके जितने भी यूपी से रिलेटेड हैं, उन सभी के जन्म स्थान यूपी जी के वाला ही पार्ट है। तो ये वाला पार्ट मैंने अच्छे से किया हुआ है, तो हो गया था वो वाला क्वेश्चन। तो इस तरह से यूपी जी के वाले पार्ट के क्वेश्चन मोस्टली गलत नहीं होते हैं। जो मेरे ज्यादातर क्वेश्चन गलत होते हैं वो करंट अफेयर वाला पार्ट ही होता है, क्योंकि करंट अफेयर वाले पार्ट के ना तो मेरे पास कोई करंट अफेयर की बुक है और ना ही मैंने उसके नोट्स बनाए हैं। जितना भी पढ़ती हूँ ऑनलाइन पढ़ती हूँ, उसमें से कुछ चीजें माइंड में रह जाती हैं और कुछ नहीं रहती, जिसकी वजह से करंट अफेयर वाला पार्ट ही ज्यादातर गलत होता है। उसके अदर जो ज्योग्राफी वाला पार्ट ठीक हो जाता है, साइंस वाला और यूपी जी के वाला भी पार्ट ठीक हो जाता है। बस इस तरह के क्वेश्चन ही है जो गलत होते हैं, जो थोड़ा या तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं जो मुझे थोड़ा पढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं है। जैसे इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर या इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, तो इसके क्वेश्चन मेरे गलत हो जाते हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ, ये है मेरे पास हिंदी और ईवीएस के कुछ नोट्स हैं। ये इसके अंदर पूरा हिंदी वाला पार्ट ही ज़्यादातर है। ईवीएस के तो सिर्फ 4-5 पेज ही होंगे इस वाले नोट्स के अंदर। तो हिंदी जो मैंने पढ़ी थी, ये मैंने स्टार्टिंग में जब अपना यूपी टेट और सीटेट वगैरह के एग्जाम दिए थे, ये मैंने पढ़ी थी। अरुण नाम है उन सर का, लास्ट वाला नेम सर नेम जो है उनका मुझे याद नहीं है, लेकिन अरुण नाम है उन सर का। तो वो करियरविल पर पढ़ाते हैं, जो हिंदी शायद आपको पता भी होगा। वहां से मैंने हिंदी पढ़ी थी, तो अच्छी पढ़ाई हुई है, उस टाइम पर ही नोट्स बना लिए। तो ये भी पुराने ही नोट्स हैं, अभी मैंने कुछ नहीं बनाया नोट्स। और जो मेरे पास जितना भी नोट वाला पार्ट है ना, जो मैंने लिख कर नोट्स बनाए हुए हैं, वो वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो इसलिए उस वाले पार्ट की मुझे इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है। बस अब इसको एग्जाम के टाइम पर रिवाइज करूंगी 10 दिन पहले। तो उस वाले पार्ट की मुझे जितनी टेंशन नहीं है, जो मैंने नोट्स किए हुए हैं वो वाला पार्ट तो ज्यादातर याद ही है। जो सबसे ज्यादा टेंशन लगती है वो करंट अफेयर वाले पार्ट की लगती है, क्योंकि कितना बार मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कुछ माइंड में रुकता नहीं, ऐसा लगता है करंट अफेयर वाला पार्ट। तो ये है ज्योग्राफी और केमिस्ट्री के नोट्स। तो ज्योग्राफी तो मैंने बताया आपको, ज्योग्राफी तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इंटरेस्टिंग लगता है। तो ज्योग्राफी वाला पार्ट तो ठीक ठाक है। केमिस्ट्री थोड़ी सही पार्ट है इसमें केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, साइंस से वाले पार्ट से तो कम ही क्वेश्चन आते हैं। और अगर इसमें बात करूं, इसमें जो पार्ट है थोड़ा सा हिस्ट्री वाला पार्ट है इसके अंदर। इसमें ज्यादातर फॉर्मूले वगैरह है, कुछ मैथ के फॉर्मूले हैं, कुछ रीजनिंग वगैरह के हैं, और थोड़ा सा कुछ हिस्ट्री वगैरह वाला पार्ट है। ये भी नोट्स ही हैं। जब हम किसी भी नोट्स को, जैसे मैंने इतने अपने नोट्स बना रखे हैं, जब हम किसी भी नोट्स को इतनी ज्यादा बार पढ़ चुके होते हैं कि हमें ये भी पता होता है कि ये वाला क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि मेरे कौन से नोट्स में मिलेगा और कहाँ पर मिल सकता है, मतलब बीच वाले पोर्शन में या फिर लास्ट में होगा या फिर स्टार्टिंग में होगा। तो मैं अपने नोट्स इतनी बार पढ़ चुकी हूँ, क्योंकि ये नोट्स मेरे अभी के नहीं है, पुराने हैं। जब मैंने यूपी टेट और सी टेट वगैरह का एग्जाम दिया था, आई थिंक 21 या 22 में, 2021 या 21-22 में दिया था आई थिंक। तो उस टाइम पर मैंने बनाए थे, और उस टाइम से मैं इनको लगातार पढ़ती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि जब कोई एग्जाम नहीं हो रहा तो उस टाइम पर नहीं पढ़ती रहती हूँ, जिसकी वजह से अभी मुझे ये भी पता रहता है उस क्वेश्चन को देखने के बाद कि ये वाला क्वेश्चन मेरे कौन से वाले नोट्स में मिलेगा और कहाँ पर मिल सकता है। तो इसलिए नोट्स से पढ़ा हुआ इसलिए हमें ज्यादा याद रहता है। और ये भी कुछ नोट्स हैं, ये मैंने बनाए हैं। जो हिंदी जो नवीन सर पढ़ाते हैं ना, हिंदी के जो नवीन सर ने कुछ प्रैक्टिस सेट कराए थे, 40 प्रैक्टिस सेट, उसमें से जो क्वेश्चन मुझे नहीं होते थे या कोई क्वेश्चन मुझे कुछ डिफिकल्ट लगता है, तो वो वाले पार्ट में इसमें लिख लेती थी। तो इसमें हिंदी का वो वाला पार्ट है, और कुछ रीजनिंग का पार्ट है। रीजनिंग में वो सब्जेक्ट है, मतलब जैसे कुछ फॉर्मूले हो गए, कुछ शॉर्ट ट्रिक हो गई, इस तरह का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन किए हुए हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं। और उसमें ये पूरी भर गई है, क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ 1-2 पेजेस में फॉर्मूले आते हैं। और ये है मैथ वाला पार्ट, और ये है मैथ के बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है इसके अंदर, सिर्फ कोई डिफिकल्ट सा क्वेश्चन हुआ। अभी जैसे मैंने जो प्रैक्टिस सेट किए थे राहुल तेवते सर के, वो जो क्वेश्चन कराते थे सर, जितने क्वेश्चन मेरे हो जाते थे वो सभी ठीक है, लेकिन जिस भी क्वेश्चन पर मैं अटकती थी उसी क्वेश्चन को मैं इसके अंदर नोट कर लेती थी। तो बस इतना पार्ट है, और सिर्फ उन क्वेश्चनों को नोट करने की वजह से भी इतना भर चुका है। तो आप देख सकते हो कि इतने क्वेश्चन सिर्फ, लेकिन पूरा मैथ नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा इसमें हिस्ट्री वाला पार्ट भी है। तो अगर बात करूँ, आई थिंक हिस्ट्री वाला पार्ट इतना होगा, इतने पेजेस होंगे हिस्ट्री वाले पार्ट के, इतने पेजेस होंगे। बाकी मैथ से रिलेटेड है, कुछ मैथ्स के फॉर्मूले वगैरह है, कुछ बहुत सारी चीजें होती है, मतलब फॉर्मूले वगैरह बहुत पार्ट हो जाता है मिलाने के बाद। तो यही कुछ नोट्स हैं जिनसे मैं पढ़ रही हूँ। और नोट्स वाले पार्ट की मुझे ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि नोट्स तो मुझे ऑलमोस्ट याद सही है। जो ज्यादा टेंशन मुझे लग रही है वो एक तो रीजनिंग के काफी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जैसे नंबर सीरीज वाले और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें कुछ बॉक्स बनाकर नंबर सीरीज से दी होती है या फिर नॉर्मल नंबर सीरीज होती है। और उसके बाद करंट अफेयर वाला पार्ट जिसमें मिस्टेक होती है, या फिर इकोनॉमिक्स वाला पार्ट या हिस्ट्री वाला पार्ट, इन वाले पार्ट में ज्यादा मिस्टेक होती है। बाकी और अगर मैं हिंदी की बात करूँ, हिंदी का साहित्य वाला पार्ट इतना ज्यादा डिफिकल्ट पूछते हैं ना सर,
कभी कभी तो मॉक टेस्ट में, RW के मॉक टेस्ट में हिंदी का साहित्य वाला पार्ट इतना ज्यादा डिफिकल्ट पूछते हैं कि वो किसी भी नोट्स में नहीं होता मेरे, तो मतलब कुछ अलग ही लेवल का पूछा हुआ होता है उन्होंने, तो जिसकी वजह से हिंदी में भी स्कोर कम होता जा रहा है। तो आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर मेंटल एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन जो है पोस्ट किया था, और वो वाला जो क्वेश्चन है ये एक प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ है, राहुल शर्मा सर ने कराया है, रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। तो इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है सभी को, वैसे कंफ्यूजन तो मुझे भी है, क्योंकि जो सर ने आंसर बताया वो थोड़ा सा एक बार को हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है, लेकिन सर ने अगर ऑप्शन नंबर उसका मतलब आंसर जो है डी बताया तो वो ऑफकोर्स डी होगा, क्योंकि सर जो भी बताते हैं ना वो सब कुछ मतलब ऐसा नहीं होता कि सर ने अपने माइंड से वो क्वेश्चन बनाया है या फिर उसका आंसर वो दिया है, वो क्वेश्चन हमेशा वो ऐसा आंसर ठीक बताते हैं सर जो मतलब जो बोर्ड द्वारा माना गया है, जिस भी एग्जाम में वो क्वेश्चन आया होगा, जिस भी बोर्ड ने उस क्वेश्चन का आंसर जो राइट माना होगा वो वाला क्वेश्चन सर बताते हैं। तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है, तो इसका ऑप्शन नंबर तो डी ही होगा। लेकिन वो सर ना, मैंने पहले भी आपको बताया कि सर रीजनिंग के जो ये मेंटल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, उनको बस ऐसे ही बता देते हैं। जैसे संदीप सर की बात करूँ तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते थे उस क्वेश्चन को, जो मेंटल एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन होता था कि कुछ में कुछ डाउट नहीं रहता था, लेकिन सर ना बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते मेंटल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन, और बस बोल देते थे कि हाँ इसका ये वाला होगा। तो वैसे जहां तक मैं बात करूँ, ये वाला क्वेश्चन था कि व्यक्तिगत हित और जनहित के बीच क्या संबंध होता है। तो इसका पहला जो ऑप्शन था ये था व्यक्तिगत हित और जनहित हमेशा परस्पर विरोधी होते हैं। तो देखो ऐसा नहीं है कि ये परस्पर एक दूसरे के उल्टे होंगे, सीधी सी बात है। पहला तो ये जो सबसे पहले वाला जो उसका ऑप्शन है नेगेटिव एकदम, कि एकदम विरोधी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हम अपने बेनिफिट के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो वो किसी के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या फिर उनके हित में नहीं होगा, ऐसी तो चीज नहीं है ना। तो ये वाला तो पहले ही रॉन्ग हो गया। सेकंड होता है कि व्यक्तिगत हित में वृद्धि होने से जनहित में कमी आती है, ये भी वही ऑप्शन को बोल रहा है, जैसे फर्स्ट वाले में बोल रहा था कि परस्पर विरोधी होते हैं, और सेकंड में बोल रहा था कि जनहित में वृद्धि होने से व्यक्तिगत हित में कमी आती है। यानी कि दोनों का मतलब यही है कहने का, जो फर्स्ट वाले ऑप्शन में कहा गया है और जो सेकंड ऑप्शन में कहा गया है, अगर आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करोगे ना तो दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन बस इसको थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में लिख दिया इन्होंने कि व्यक्तिगत हित में वृद्धि होने से जनहित में कमी आती है। तो मुझे ये बताओ, अगर हम अपना कुछ बेनिफिट देख रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए कुछ काम कर रहे हैं, इसका ये कहीं से भी ये मतलब नहीं हो जाता है कि किसी दूसरे इंसान के लिए वो चीज बेनिफिट नहीं होगी या फिर उसके लिए वो चीज नुकसानदायक हो सकती है दूसरे इंसान के लिए। तो इसका ये मतलब तो कहीं से भी नहीं होगा अनटिल अनलेस हम कुछ ऐसा ना करें कि जिससे किसी दूसरे को प्रॉब्लम हो। तो आई थिंक कुछ समझ में आ रहा होगा, मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ एक्सप्लेन करने में, लेकिन इन दोनों जो ऑप्शन है ना इस क्वेश्चन के, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी, दोनों एक ही बात को बोल रहे हैं कि वो दोनों ना एकदम अपोजिट होंगे। और तीसरा कह रहा है कि जनहित व्यक्तिगत हित का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और अगर आपने इस पर ध्यान दिया हो तो तीसरा ऑप्शन भी यही बोल रहा है। तीनों ऑप्शन ना, पहले वाला और सेकंड वाला और थर्ड वाला, तीनों एक ही बात को बोल रहे हैं, सिर्फ अलग लैंग्वेज दी हुई है, सिर्फ लैंग्वेज को चेंज किया और कुछ भी नहीं है। जनहित व्यक्तिगत हित का व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो सबसे पहली बात, व्युत्क्रमानुपाती होता क्या है, मतलब कोई भी चीज अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जैसे हमारा फॉर्मूला ये चाल बराबर दूरी बटे समय, अगर डिस्टेंस इसमें हम मान लेते हैं कि कांस्टेंट है, तो चाल और जो टाइम होता है उसको हम व्युत्क्रमानुपाती मानते हैं, यानी कि एक चीज को हम बढ़ाएंगे तो दूसरी कम होगी, दूसरी को बढ़ाएंगे तो एक चीज कम होगी, ऐसा हमें लगता है जब हम उसको वो मान लेते हैं कांस्टेंट। या तो ऐसे इसमें है कि अगर हम इसमें बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत हित जनहित का व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो यानी कि अगर हम अपना पर्सनल बेनिफिट देख रहे हैं तो किसी दूसरे इंसान का इससे मतलब कुछ बेकार हो सकता है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये मतलब तीनों ऑप्शन ना एक ही चीज के बारे में बोल रहे हैं। पहला वाला ऑप्शन भी अगर आपने देखा हो, दूसरा भी और तीसरा भी, सिर्फ लैंग्वेज को थोड़ा सा अलग किया हुआ है। बाकी तीनों ऑप्शन का कहने का मतलब यही है कि अगर हम एक चीज में वृद्धि कर रहे हैं तो दूसरी चीज में कमी हो रही है, तो तीनों का ऑप्शन का एक ही मतलब है। तो हम इसको रिमूव वाले मेथड से भी कर सकते हैं, जब इसमें तीन ऑप्शन एक ही चीज को इशारा कर रहे हैं तो बचा चौथा ऑप्शन बचता है, तो वही इसका आंसर होना चाहिए कि व्यक्तिगत हितों का संतुलित योग ही जनहित होता है। तो इसका आंसर यही होगा, फोर्थ ही होगा, व्यक्तिगत हितों का संतुलित योग ही जनहित होता है। यही थे मेरे पास जो जितना भी नोट्स थे, जितना भी मटेरियल था वो सभी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये सिर्फ नोट्स वाला पार्ट है, उसके अदर जो बुक्स वगैरह हैं वो सभी मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, तो आई थिंक उसको दिखाने की तो जरूरत नहीं है बुक्स वाले पार्ट को। तो इतने ही नोट्स है जिनसे मैं पढ़ती रहती हूँ। बाकी जो कुछ प्रैक्टिस चल रही है अभी फिलहाल वो बुक सही चल रही है ज्यादातर, तो रीजनिंग भी मैं पढ़ रही हूँ, जो राहुल शर्मा सर की बुक है वहां से पढ़ रही हूँ। और बाकी आप वो जरूर बता देना मुझे, मेंटल एप्टीट्यूड के लिए कोई टीचर हो, कोई यूट्यूब चैनल हो या फिर कोई बुक ही हो, कुछ भी हो मेंटल एप्टीट्यूड से रिलेटेड, तो मुझे बता देना, वहां से मैं भी पढ़ लूंगी। एक्चुअली में स्टार्टिंग में मैंने मेंटल एप्टीट्यूड वाला पार्ट पढ़ा हुआ है जो कि संदीप सर ने पढ़ाया हुआ था, तो वहां से मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही थे। तो और अभी सर पढ़ा भी नहीं रहे हैं, संदीप सर अभी पढ़ा भी नहीं रहे हैं मेंटल एप्टीट्यूड वाला पार्ट,
तो वो वाला पार्ट तो मैंने पढ़ा हुआ है जो सर ने पढ़ाया हुआ है, लेकिन उसके अदर भी मैं पढ़ना चाह रही हूँ क्योंकि अभी भी क्वेश्चन कुछ गलत हो रहे हैं मेंटल एप्टीट्यूड वाले पार्ट में। तो अगर आपको कोई सर पता हो, कोई यूट्यूब चैनल हो या फिर कोई बुक हो तो प्लीज़ मुझे भी बता देना। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।